हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसमें से अध्याय 1 है लोकतंत्र में समानता। जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको हम कवर करेंगे और जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको हम छोड़ लेंगे, क्योंकि आपके बीपीएससी के लिए ये आपका सिर्फ बुक है। और बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को यहाँ पे बताया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से लोग लाइन में जा कर के क्या करने जा रहे हैं, लोकतंत्र के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। आप भी इस प्रकार से कहीं ना कभी वोटिंग करने का आपको भी मौका मिलेगा या आप लोग कर चुके होंगे। आज आने वाले मतदान के लिए फ़ोटो पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यह काम पास के सरकारी विद्यालय में हो रहा है। एक लंबी कतार खड़ी है। सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पंक्ति में शांता, सलमा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हमीद आदि बस सभी खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। पूनम कहती है, दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति, नहीं मैं कतार में लगूंगी। पूनम कहती है, दीदी आज मुझे काम पर आने में देर होगी। ज्योति, मुझसे पहले तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देरी क्यों होगी। पूनम, मुझे आपके पहले शेफाली दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ का काम अभी बाकी है। शांता, पहचान पत्र बन जाने के क्या फ़ायदा होगा, लाइन में खड़ा होना बेकार तो नहीं होगा। शांता कहती है। पूनम कहती है, नहीं, पहचान पत्र बन जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। हमीद कहता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। वोट देने का अधिकार किसे है। क्वेश्चन कह रहा है कि वोट देने का अधिकार किसे, आपको पता है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं, 61वां संविधान संशोधन, 61 ध्यान में रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें पहले लोगों की उम्र जो होती थी वो 21 वर्ष होती थी वोट डालने की, लेकिन उसको 61वें संविधान संशोधन के तहत इसकी उम्र कम करके कितनी रख दी गई है, जो व्यक्ति 18 साल का होगा वो वोट डाल सकेगा। तो वोट देने का अधिकार किसको होता है, जो 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होता है या 18 साल का हो चुका होता है, वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है और कैसे। वोट देने के अधिकार में क्या आपने काम, शिक्षा, पैसा या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है, चर्चा करें। फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ होती है आपको पता है। एक दिन की बात है, इनकी उम्र तो अभी पढ़ने की है, मैं भी पढ़ने जाऊंगी, छोटी बच्ची कहती है। और यहाँ पे एक लेडी कहती है बच्चे से, पैसे मिल जाने दो, खरीद दूंगी, मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम भी पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे एक पोशाक चाहिए, बच्ची कहती है, और एक बैग भी। पूनम की बेटी रमा की बात यहाँ पे हो रही है। पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपनी पुत्री रमा को लेकर जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष है तथा ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष है। शालिनी शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। वह प्रतिदिन स्कूल से बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेती है तथा शालिनी को बस से पड़ाव तक पहुंचाती है। कतार में खड़े होकर जहां पूनम को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोज़मर्रा के जीवन में कुछ अलग महसूस हो रहा था। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है, परंतु उसके पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में
जैसे वोट देने का अधिकार में तो समानता है, परंतु रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई प्रकार के असमानताएं हैं। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों की गरीबी और जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अभाव है। हम इन बातों को समझें और असमानताओं को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, विचार करें। कुछ प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई? पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं? अच्छा स्कूल आप किसे मानोगे? आपस में चर्चा करें। बाल संसद एवं समानता। तुम सभी ने अपने विद्यालय बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। इसके लिए चुनाव के पहले कक्षाओं को 5 समूहों में बांटा गया। प्रत्येक समूह में सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। इसमें 5 ऐसे समूह तैयार कर लिए जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र एवं छात्राएं एक साथ शामिल होते हैं। पांचों समूह अपने अपने समूह से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे कि बाल संसद के लिए चुनाव कराना क्यों ज़रूरी है? यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या चुनाव प्रक्रिया एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है? समझाइए। एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है? आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया है? क्या कर रह सकती है? अपनी राय लिखिए। मानवीय गरिमा और असमानता। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यही बात आप नीचे दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, जो कि नंबर 1 क्लास का टिकट होता है। जैसे आप एसी के मान सकते हैं, जिस समय जो है एसी का भी 3 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी। उनके पास नंबर 1 श्रेणी का टिकट था। उस समय वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिणी अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद चरम पर था, यानी कि जो काले गोरे का भेद वहाँ पे ज़्यादा चल रहा था। ट्रेन जब मरीटजबर्ग पहुँचती है तो रेल के डिब्बे में से जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कुछ रेल कर्मी आए। गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी का टिकट उन्हें दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना रेल कर्मचारियों को नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी को जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। एक आप बीती। एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया था। उसका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। समारोह में उपस्थित प्रायः सभी लोग समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफ़ी महंगे सूट बूट में थे तथा गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मुझे ना तो बैठने के लिए और ना ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और सारी रात जगता रहा। अपने संबंधी तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरा मन काफ़ी व्यथित हो गया। कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं, आगे बढ़ते हैं। समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप क्या हो सकते हैं? असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात कर नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज के लोगों की सोच को दर्शाते हैं और असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, वैवाहिक विज्ञापन। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका अच्छा उदाहरण दिया गया है। वैवाहिक विज्ञापनों में स्पष्ट
रूप से देखा जा सकता है कि यह शर्त क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों की जाति को प्रमुखता होती है। मध्याह्न भोजन और विद्यालय इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के लिए कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता है। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते हैं। कई माताओं को काम छोड़ करके बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी बल्कि पढ़ाई बीच में छोड़ना भी कम हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं, चाहे वो दलित या महादलित ही क्यों ना हो। कहीं कहीं भोजन बनाने वालों की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। दलित एवं महादलित। दलित की बात करते हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ होता है समाज के दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। दलितों से सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली दफ़ा महादलित कहा गया। तो मध्याह्न भोजन को पता है, इसका अब नाम चेंज होकर क्या हो गया, पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मध्याह्न भोजन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं आपको पता है। बच्चे छुट्टी कर जाते थे, उनको भोजन नहीं मिलता था, भोजन ना हो खाने की वजह से उनका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए इस मध्याह्न भोजन को लाया गया था। मिड डे मील उसका नाम दिया गया था, लेकिन मिड डे मील का नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना के नाम से अब जाना जाता है। गरीबी एवं बेरोजगारी। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नज़र आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी होगी। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतिहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। ये भूमिहीन है या उनके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन है जिसके उनका गुजारा नहीं हो पाता है। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं, क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में आश्रितों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। कई उदाहरणों में एक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन की जड़ ध्यान में रखेंगे, इस आंदोलन की जड़ 1 दिसंबर 1955 की वह घटना जिसे रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी, क्योंकि वह दिन भर काम करने के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा, क्योंकि वहाँ यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने में ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। ध्यान में रखेंगे, ये बात है 1964 में एक नया नागरिक
अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के आधार पर जो भेदभाव होता था उस पर रोक लगा दी गई। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनी हुई है और नीचे आप देख पा रहे होंगे रोजा पार्क्स। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ है। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खेलों खोले गए, विद्यालयों में से उनका नामांकन होता था, बंद कर दिया गया। अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु ये आज भी अपनी असमर्थता तथा आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नज़र आती हैं। चुनौतियां लोकतंत्र की। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी, अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, किंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता है। असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बात सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं एवं जन आंदोलन में भाग लेते हैं। इससे पाठ्य पुस्तक में अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। अपने आस पड़ोस से समानता और असमानता दर्शाने वाली किन्हीं 3 व्यवहारों का उल्लेख करना है। जैसे समानता के व्यवहार कौन कौन से हो सकते हैं, असमानता के कौन से होते हैं, 3 लिखने होंगे। क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और कैसे किया है उसके बारे में लिखिएगा। क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? क्या कभी आपके साथ किसी ने ऐसा व्यवहार किया जिससे आपको ठेस पहुंची है? यदि किया है तो उससे लिख सकते हैं। यदि आप रोज़ा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते? क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों से बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों? असमानता के कई रूप हैं, यह कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।